हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं भानु प्रताप सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इट्स ऑब्जेक्ट, काइंड्स एंड क्लासिफिकेशंस। लॉ के बारे में हम पढ़ते बहुत हैं और यदि हमें वास्तव में लॉ पढ़ना है तो हमें जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करना होगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में विधि का ज्ञान है और वास्तविक अप्रोच जूरिस्प्रूडेंस से ही आपको समझ में आएगी कि व्हाट इज़ लॉ। बट जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए बहुत ही हिम्मत का काम है जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना, इसलिए आज हम जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए थोड़ा जनरल सेंस में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लॉ, ताकि एक हमारी अप्रोच बने आगे बुक्स पढ़ने की, चाहे वो हमारे सिविल लॉज हो या हमारे क्रिमिनल लॉज हो। तो हम बात करते हैं साहब व्हाट इज़ लॉ, और मैं कह रहा हूँ कि इस बात को पढ़ने के लिए हमें वास्तव में जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन करना चाहिए। और आप देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे स्कूल्स हुए हैं, चाहे वो नेचुरल लॉ स्कूल्स हो या फिर वो इम्पेरेटिव स्कूल हो या फिर वो आपका हिस्टोरिकल स्कूल हो, सोशलॉजिकल स्कूल हो, रियलिस्टिक स्कूल हो, मार्क्सिस्ट थ्योरी हो। सभी लोगों ने अपनी अपनी, सभी थिंकर्स हैं उन थिंकर्स ने अपना एक लॉ के बारे में अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। जैसे ऑस्टिन को ही देख लीजिए, ऑस्टिन कमांड के रूप में डिफाइन करते हैं, या हॉलैंड है, सामंड है, कोई से पॉजिटिव साइंस ऑफ सिविल लॉज कहता है। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, बट हम उन डेफिनेशंस पर आज नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हमारा लेक्चर बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस को लेकर नहीं है। हमें समझने की ज़रूरत है कि कानून है क्या। और आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, कहावत सुनी होगी कि लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस, और ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस तरीके की भी आती हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, जहाँ पर हम कॉमन सेंस से भी यदि अपना उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें तो वो सॉल्व हो जाती है। तो हम उसी सेंस में देखना चाहते हैं कि लॉ है क्या। तो मैं, या फिर आप ये समझिए कि यदि आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं पीसीएस या एचजीएस का, और वहाँ से आपको ये सवाल पूछा गया कि बताइए विधि क्या है, कानून क्या है, और आपने ऑस्टिन का डेफिनेशन बताना स्टार्ट कर दिया, तो मेंबर्स जो बोर्ड के होते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, हम ऑस्टिन नहीं जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ लॉ। तो उस सेंस में हम आज लॉ की बात कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो लॉ को यदि हमें बताना होगा सिंपल सेंस में, तो आप ये कह सकते हैं कि लॉ, व्हाट इज़ लॉ, लॉ इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स। विधि नियमों का समूह है, और जो करता क्या है, विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स के आचरण को नियंत्रित करता है। तो आप सिंप्लीफाई एकदम करके बताइए साहब कि विधि नियमों का समूह है। वो नियम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, फैशन से संबंधित नियम भी हो सकते हैं, वो नियम ट्रेड से संबंधित हो सकते हैं, वो प्रोफेशन से संबंधित हो सकते हैं, वो क्रिमिनल एक्ट को रेगुलेट करने से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि साहब लॉ इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन उठता है सब ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। तो सिंप्लीफाई आप यहां पे बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि साहब इसका ऑब्जेक्ट है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये समाज में इसका जो लॉ का फंक्शंस है वो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। तो इसका ऑब्जेक्ट के बारे में हम लिखते हैं टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपका इंटरव्यू में काम चला सकती है कि लॉ इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। इज दैट क्लियर? बात करते हैं काइंड्स ऑफ लॉ की। सारी डेफिनेशन हमने छोड़ दी हैं, चाहे वो आप सिसरो की बात करें, अल्पियन की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, सुकरात की बात करें, या फिर आप ऑस्टिन पे आएँ, कैल्सन पे आएँ, हार्ट पे आएँ, सामंड और आपका हॉलैंड, या फिर आप इयरिंग देखेंगे, आप हेनरी मैन पढ़ेंगे, सेवनी पढ़ेंगे। तमाम लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो हमें उन पे नहीं जाना है। अपनी एक छोटी सी हमने डेफिनेशंस देख ली है जो हमारा बेहतर तरीके से काम चला सकती है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लॉ।
विधि कितने प्रकार की होती है? बहुत सारे लॉ के प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला है इंपरेटिव लॉ। जिसे हिंदी में कहते हैं आज्ञापक विधि। वही बिल्कुल ऑस्टिन वाली जो कहता है कि विधि संप्रभु का समादेश है। इट इज ए कमांड ऑफ सॉवरिन, यानी कि जो सॉवरिन अथॉरिटी का कमांड है और इसके पीछे एक फिजिकल फोर्स होता है स्टेट का। तो इस तरीके की लॉ जो सॉवरिन ने बनाई है और जिनके पीछे फिजिकल फोर्स है, उसी फिजिकल फोर्स के माध्यम से इनका पालन कराया जाता है, वो इंपरेटिव लॉ कहलाती है। दूसरी है साइंटिफिक लॉ, वैज्ञानिक विधि। जैसे आप देखते हैं द लॉ ऑफ टाइड एंड एब्स, ज्वार भाटा के नियम, या आप देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, या आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। दैट इज द इंपरेटिव लॉ। नेक्स्ट इज द नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि। और इसे तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक्चुअली प्राकृतिक विधि जो नेचर की देन है, ऐसे नियम, ऐसे कानून जो हमें नेचुरली मिले हैं, नेचर ने प्रदान किए हैं। और नेचर सब जगह एक से ही कानून प्रदान करती है, तो इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, मीनिंग ये सब जगह सिमिलर फॉर्म में लागू होती है। और इसे आप डिवाइन लॉ कह सकते हैं, इटर्नल लॉ कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमरी लॉ। जो यूजेस के थ्रू हम किसी चीज को यूज करने लगे और लंबे समय के बाद उसे सोसाइटी की फोर्स प्राप्त हो गई, समाज ने उसे मान्यता देनी शुरू कर दी, तो वो कस्टम का रूप ले लिया। और अब अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे कानून जो हमें कस्टम्स के रूप में मिले थे, उन्हें स्टेट ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो वो कोडिफाइड लॉज हो गए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारा है कन्वेंशनल लॉ। हिंदी में से कहते हैं अभिसमयात्मक विधि, मीनिंग देयर बाय कि दो या दो से अधिक लोगों ने कंप्रोमाइज करके, एग्रीमेंट करके, कन्वेंशन करके, संधि करके जो विधि बनाई है वो कहलाती है कन्वेंशन लॉ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे फैशन संबंधी विधि इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि आप काइंड देखना चाहें तो आप बहुत ही वेल नोन होंगे, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात करते हैं। इसके अलावा आप सिविल लॉ की बात करते हैं। एक प्रकार होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ मतलब लॉ ऑफ द स्टेट, राज्य की विधि, या आप कहें लॉ ऑफ द जूरिस्ट बीच में आता है। जजमेंट्स, लॉ ऑफ द कोर्ट्स, जो न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि है। एक सवाल आप पढ़ते हैं कि क्या न्यायालय विधि का निर्माण करता है या केवल विधि की घोषणा मात्र करता है, तो वहाँ दो थ्योरीज आप पढ़ते हैं, डिक्लेरेटरी थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। तो कभी कभी न्यायालय के द्वारा भी विधि का निर्माण किया जाता है, वो सारा सिविल लॉज में चला जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन लॉ। इससे भी आप भिज्ञ हैं, इसे भी आप जानते हैं। कॉमन लॉ इंग्लैंड का लॉ है और ये बेसिकली ये क्वेश्चन अपने आप में इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कॉमन लॉ क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन लॉ इंग्लैंड का लॉ है। नहीं, ये इससे बेहतर आंसर है कि साहब इंग्लैंड का लॉ है और ये वहाँ के कस्टम्स पर, वहाँ के यूजेस पर, वहाँ के ट्रेडिशंस पर बेस्ड होता है और जिसे रिकॉग्नाइज करता है वहाँ के जुडिशियल डिसीजंस। न्यायालय के निर्णयों द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त हो गई, जो वहाँ की कस्टम्स हैं, यूजेज हैं, ट्रेडिशंस हैं। इसलिए अनकोडिफाइड है, क्योंकि कस्टम कहीं लिखी हुई नहीं है, यूजेज कहीं लिखा हुआ नहीं है, जो ट्रेडिशंस होते हैं वो भी कहीं लिखे हुए नहीं होते, समाज में ऐसे ही चलते रहते हैं। इसलिए अनकोडिफाइड लॉ है। हाँ, इसे रिकॉग्नाइज करते हैं वहाँ के जजमेंट, कोर्ट्स के जजमेंट। दैट इज द कॉमन लॉ। एक नेक्स्ट इसके बाद आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विटी, साम्य के नियम। ये भी कॉमन लॉ में थोड़ी रिजिडिटी थी, कठोरता थी। क्यों? क्योंकि कॉमन लॉ अनरिटन लॉ है, तो उस कठोरता को दूर करने के लिए चांसरी न्यायालयों का उदय हुआ और वहाँ से लॉ ऑफ इक्विटी का जन्म हुआ। साम्य के नियम जो जस्टिस, कंसाइंस पर बेस्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आप क्लासिफिकेशन देखेंगे लॉ का, तो आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि।
ये जो भी आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखते होंगे वहाँ उनका अपना एक संविधान होता है और ये इस देश की सर्वोच्च विधि होती है जिसे आप सुप्रीम लॉ भी कहते हैं। और जितना भी लॉज उस कंट्री में बनाया जाता है इस सुप्रीम लॉज के सबऑर्डिनेट रहता है, वो कहलाता है सबऑर्डिनेट लॉज। आपने केल्सन का थ्योरी पढ़ा होगा, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो कैंसल की थ्योरी में आप पढ़ते हैं ग्रैंड नॉर्म्स और अदर नॉर्म्स, एक हिरार्की आप पढ़ते हैं कि साहब सबसे बड़ा जो ग्रैंड नॉर्म्स है वो बाकी नॉर्म्स को वैलिडिटी प्रदान करता है, यानी कि जो छोटे नॉर्म्स होते हैं वो हिरार्की में वो ग्रैंड नॉर्म से अपनी वैलिडिटी, अपने से ऊपर वाली और सबसे ऊपर ग्रैंड नॉर्म होता है वो सबको वैलिडिटी प्रदान करता है। और क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि साहब फिर ग्रैंड नॉर्म कहाँ से अपनी वैलिडिटी लेता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो अपनी वैलिडिटी खुद अपने आप से लेता है। जैसे हमारा भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने हमारे लिए बनाया है, तो वो किस तरीके का लॉ है? सुप्रीम लॉ है और वो अपनी वैलिडिटी खुद वहीं से प्राप्त करता है। नेक्स्ट आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके पावर्स के बारे में प्रोविजंस होता है और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उनका प्रोसीजर दिया होता है। और एक और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इसके अलावा एक और लॉ होता है लेबर लॉ, श्रमिक विधि, जो कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो ये कुछ काइंड्स हैं कानून के जो हमने देखे हैं ब्रीफ। इंपरेटिव लॉ, साइंटिफिक लॉ, नेचुरल लॉ, कस्टमरी लॉ, कन्वेंशनल लॉ, लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, लॉ ऑफ इक्विटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड देन लेबर लॉ। इज दैट क्लियर? इसे मैं मिटा रहा हूँ। तीन चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। व्हाट इज लॉ? हमने कहा लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस बट देयर मस्ट बी इन डेफिनेशंस। तो हमने डेफिनेशंस भी देख ली साहब। लॉ इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमने देखा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। उसके बाद हमने इसके काइंड्स देखे, तो मेरे ख्याल से 12 या 13 काइंड्स हमने पढ़े हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ये बेसिकली हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की अप्रोच होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम कंपटीशन दे रहे हैं तो हमें यहाँ से समझ आना चाहिए कि साहब लॉ का क्लासिफिकेशन किस तरीके का है। और मैं यदि इसे ब्रॉडली डिवाइड करूँ अपने हिसाब से तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। म्युनिसिपल लॉ, जिसे आप हिंदी भी कहते हैं देशज विधि, नाम से ही पता चल रहा है देश की विधि। एंड सेकंड आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि, दो राष्ट्रों से संबंधित विधि, दो संस्थाओं से रिलेटेड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड विधि, या नागरिकों से भी कभी कभी, नागरिक आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बट दीज आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉज। फर्स्ट म्युनिसिपल लॉज एंड सेकंड इंटरनेशनल लॉज। बात करते हैं म्युनिसिपल लॉज की। इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन आप पढ़ते होंगे इंटरनेशनल लॉ में, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। बट वी आर नॉट कंसर्न्ड इन दिस लेक्चर टू इंटरनेशनल लॉ, वी आर कंसर्न्ड विद द म्युनिसिपल लॉ। हम केवल म्युनिसिपल लॉ की बात कर रहे हैं, देशज विधि की बात कर रहे हैं। और यदि हम इसे देखते हैं तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है लेक्स लोकाई और दूसरी होती है लेक्स फोरी। लेक्स लोकाई मतलब लॉ ऑफ द लैंड, भूमि की विधि, और लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फोरम। जिस फोरम में कोई मैटर पेंडिंग है, चल रहा है, वहाँ की विधि, वहाँ कौन सी विधि लागू होगी, वो आप लॉ ऑफ फोरम पढ़ते हैं। और यदि दोनों को कंजॉइंटली हम स्टडी करें
तो यहाँ देखते हैं कि दोनों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। ये दोनों विधियाँ, चाहे वो लेक्स लोकाई हो या फिर वो लेक्स फोरी हो, या तो आपका सिविल लॉ होगा या आपका क्रिमिनल लॉ होगा, या तो आपकी सिविल विधियां होंगी, सिविल कानून होंगे, या आपके दंडिक विधियां होंगी। क्लियर है यहां तक? यहां हमने देखा कि दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। म्युनिसिपल लॉ को फिर देखें तो उसमें या तो आपको लेक्स लोकाई मिलेगी, लॉ ऑफ द लैंड, या फिर लेक्स फोरी मिलेगा, लॉ ऑफ द फोरम, फोरम की विधि मिलेगी। और यदि उन्हें अंदर जाके हम देखते हैं तो वो दोनों विधियां या तो सिविल विधि होगी या फिर क्रिमिनल होगी। तो बात करते हैं सिविल विधि में कौन कौन सी विधि आप जनरली देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फैमिली लॉ, जिसे आप पर्सनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। फैमिली से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, जैसे आप मैरिज की बात करें, आप डाइवोर्स की बात करें, आप सेपरेशन की बात करें, आप अडॉप्शन की बात करें, आप मेंटेनेंस की बात करें, आप सक्सेशन की बात करें, उन्हें सबको गवर्न करती है फैमिली लॉ। सेकंड इज द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति से संबंधित विधि, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या और बहुत सारे लॉज हैं। इसमें किसी स्टेट के लोकल लॉज भी आ सकते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। यूपीजेड आप डिस्कस कर सकते हैं, आप रेवेन्यू कोड देख लीजिए, आप और बहुत सारे तमाम एक्ट्स हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देखते हैं। इसके अलावा और तमाम ऐसे कानून हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो या वो पार्टनरशिप एक्ट हो। टीपीए भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, आप ये मानिए, क्योंकि अगर आप सेल करते हैं तो सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन, या आप लीज करते हैं वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद एक चीज़ हम और देखते हैं, रेवेन्यूज लॉ। इज दैट क्लियर? यहां हमने सिविल कानून में बेसिकली 4 कानून पढ़े, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू लॉ। और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ इज द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्यों की विधि। ये भी सिविल लॉ से। इज दैट क्लियर? बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। तो यहाँ पर आप एक कॉमन या कहें जनरल पीनल लॉज आप पढ़ते हैं। भारत का जनरल पीनल लॉज कौन सा है? इंडियन पीनल कोड। उसी क्रम में आप कुछ स्पेशल लॉज पढ़ेंगे, स्पेशल क्रिमिनल लॉज, जैसे आप SC ST एक्ट पढ़ते हैं, NDPS एक्ट पढ़ते हैं, करप्शन एक्ट पढ़ते हैं, काउ स्लॉटर एक्ट पढ़ते हैं, या आप NI एक्ट पढ़ते हैं, आर्म्स एक्ट आप पढ़ते हैं। ये सब स्पेशल लॉज है, या फिर वहाँ का लोकल लॉज भी हो सकता है। आपने सुना होगा मको का, यूपी को का, उस तरीके के जो कानून हैं वो सारे लोकल कानून हैं। तो 2 ब्रांचेस हमने देखी। यदि हम म्युनिसिपल लॉज की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 कानून आपको देखने को मिलेंगे, एक सिविल विधियाँ और दूसरी दांडिक विधियाँ। हालांकि दांडिक विधियों की जो परिधि है वो बहुत सीमित है, बट सिविल कानून आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही विस्तृत वाइड रेंज रखता है और ये बहुत ही लिमिटेड रेंज है इसकी। इज दैट क्लियर? आगे कुछ और एक और इससे आगे क्लासिफिकेशंस देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जानना हमें बहुत ज़रूरी है, चाहे वो APO का एग्ज़ाम हो, PCSJ का एग्ज़ाम हो, SGS का एग्ज़ाम हो, या विधि के विद्यार्थी हो जो LLB कर रहे हो, LLM कर रहे हो, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है कि जितने भी सिविल कानून होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, उनकी 2 सीरीज हो सकती हैं, 2 कैटेगरीज हो सकती हैं।
फर्स्ट कैटेगरी इज सब्सटेंटिव लॉ। जिसे हिंदी में कहते हैं सारभूत विधि, मौलिक विधि भी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी आप पढ़ते हैं प्रोसीजरल लॉ। एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। इज दैट क्लियर? ये आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप पीसीएस या किसी भी और एग्जाम की, लॉ से रिलेटेड किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि साहब सिविल कानून दो प्रकार का होता है। इसी तरीके से क्रिमिनल लॉज भी दो तरीके के होते हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। सेम क्लासिफिकेशन उधर भी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि साहब यदि हम बात सिविल कानून की करें तो कौन से, हम कैसे समझें, कैसे जाने इस चीज़ को कि कौन से लॉज हमारे सब्सटेंटिव लॉज हैं। तो देखिए साहब, वो लॉज जो आपके राइट्स के बारे में बताती है, आपको राइट्स देती है, जो आपकी ड्यूटीज बताती है, जो आपकी प्रिविलेजेस बताती है, जो आपकी इम्यूनिटीज बताती है, जो आपकी लायबिलिटीज बताती है, वो सारे कानून किस प्रकृति के होंगे? सब्सटेंटिव लॉज होंगे। ऐसे कानून जो आपके अधिकारों के बारे में बताती है कि आपको किसी चीज़ का अधिकार है या नहीं है, या ड्यूटीज़ के बारे में बताती है, या प्रिविलेजेस के बारे में बताती है, इम्यूनिटीज़ के बारे में बताती है, लायबिलिटीज़ के बारे में बताती है, वो कानून किस नेचर के होंगे? सब्सटेंटिव लॉ कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड, सॉरी इंडियन सिविल की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यदि हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, तो ये आपको राइट्स देता है संविदा करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का। जब आपने संविदा की है तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस होगा, ये आपके ऑब्लिगेशंस बताता है, आपकी ड्यूटीज़ बताता है। और यदि आप ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो आपकी क्या लायबिलिटीज़ होंगी वो बताता है। इसी तरीके से आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ले लीजिए, आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी कैटेगरी में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दीजिए, यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट ले लीजिए। ये दीज ऑल आर दे सब्सटेंटिव लॉ। और किसके सब्सटेंटिव लॉ हैं? सिविल लॉज की। बात करते हैं सिविल का प्रोसीजर क्या होगा, और वो प्रोसीजर लॉ कौन से होंगे, या किन्हें हम प्रोसीजर लॉ कहेंगे। तो जो हमारे पास सिविल का सब्सटेंटिव लॉ है, जो हमारे पास सिविल कानून का की मौलिक विधियां हैं, और वो मौलिक विधियां हमें राइट्स देती हैं, तो यदि कोई व्यक्ति हमारे राइट्स को वायलेट्स करता है, इन्फ्रिंज करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हम न्याय चाहते हैं, हमें न्यायालय जाना होगा। और हम किस तरीके से न्याय प्राप्त करें, वो मैकेनिज्म जो कानून हमें बताएगा, जो टूल्स हमारे लिए बनेगा, वो प्रोवाइड्स कराएगा टूल्स, वो कहलाता है प्रोसीजरल लॉ। यानी कि प्रोसीजरल लॉ का मतलब ऐसा कानून जो हमें जस्टिस प्रदान करने के लिए मैकेनिज्म की व्यवस्था करता है। प्रक्रिया विहित करता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि, और इसका बहुत ही इजी, सपोज दैट ये एक सेंटर है किसी भी सिटी का, घंटाघर कह लीजिए। लगभग हर शहर में घंटाघर होता है, कहीं शिव चौक के नाम से, कहीं किसी और तरीके से। और आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको घंटाघर जाना है, तो एक सिंपली प्रोसीजर है कि आप यहाँ से होते हुए यहाँ जाइए। सिंपली प्रोसीजर है, आप इधर से निकलिए, इधर घूम के आइए और आप यहाँ से पहुँचिए। तो जो प्रोसीजर, ऐसा कानून जो यहाँ पहुँचने का प्रोसीजर बता रहा है, और यहाँ आपको क्या क्या प्राप्त करना है? रेमेडी प्राप्त करनी है, जस्टिस आप लेना चाहते हैं,
तो ऐसा कानून जो आपके उपचार को प्राप्त करने के लिए, आपके जस्टिस को प्राप्त करने के लिए मैकेनिज्म की व्यवस्था करता है, उन टूल्स को प्रोवाइड्स कराता है, वो कानून कहलाता है प्रोसीजरल लॉ। यूं कहें कि सब्सटेंटिव लॉ के ब्रीच होने पर जिस प्रोसीजर, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हमें न्याय की प्राप्ति होती है, वो कानून प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। और यदि सिविल सब्सटेंटिव लॉज की बात करें तो इनके लिए आप जानते हैं प्रोसीजरल लॉ है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इज दैट क्लियर? सिंपली ऐसे ही क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में हमने देखा सब्सटेंटिव लॉ, हमारे पास मेन सब्सटेंटिव लॉ है इंडियन पीनल कोड, जो हमारे राइट्स बताएगा, ड्यूटीज बताएगा, लाइबिलिटीज बताएगा, और उसका प्रोसीजर हमें कहाँ मिलेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना है। कुछ स्पेशल लॉज की भी हमने बात करी थी कि साहब क्रिमिनल में भी कुछ स्पेशल सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, जैसे SC/ST एक्ट की बात करी हमने, करप्शन एक्ट की बात करी हमने, NI एक्ट की बात करी। तो ये चीज़ आप CRPC की सेक्शन 4 में पढ़ लेते हैं कि साहब यदि उसके लिए कोई प्रोसीजर स्पेशल एक्ट में दिया हुआ है तो वो प्रोसीजर लागू होगा, और यदि कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है तो CRPC लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिविल के दो क्लासिफिकेशन, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, सिमिलर क्लासिफिकेशन क्रिमिनल लॉ के भी हैं, क्रिमिनल का सब्सटेंटिव लॉ और क्रिमिनल का प्रोसीजरल लॉ। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड और CRPC, सिमिलर यहाँ पर CPC। इसके अलावा एक और प्रोसीजर हम देखते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है, यहीं लिख लेते हैं उसे, और वो कहलाता है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इट इज ऑल्सो ए प्रोसीजरल लॉ। चाहे सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हो कोर्ट में, दोनों मामलों में इंडियन एविडेंस अपना रोल प्ले करता है, और ये प्रोसीजरल लॉ है। और दोनों मामलों में, चाहे इधर प्रोसीडिंग्स हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, दोनों मैटर्स में इंडियन एविडेंस एक्ट सदैव थर्ड स्टेज पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। वो भी देख लेते हैं, 1 मिनट का और काम रह गया हमारा। यदि हमारे सिविल सब्सटेंटिव लॉ को ब्रीच किया गया तो हम सिविल सूट फाइल करते हैं या सिविल प्रोसीडिंग्स का सहारा हम लेते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के डेलिब्रेटली एक्ट से हमें कोई हार्म पहुंचा है, सोसाइटी को कोई हार्म पहुंचा है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है, मुकदमा लिखाया जाता है, तब प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल होती है। तो सिविल प्रोसीडिंग्स हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों प्रोसीडिंग्स में थर्ड स्टेज पे काम आता है। जैसे फर्स्ट स्टेज होती है प्लीडिंग्स की सिविल में दो पार्टीज आप जानते हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ प्लेंट दाखिल करता है और उसके माध्यम से सूट कोर्ट में इंस्टीट्यूट करता है, और उसका आंसर डिफेंडेंट अपने WS रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से देता है। और दोनों को पढ़ने के बाद में, प्लीडिंग्स दोनों पार्टीज की पढ़ने के बाद में और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है, और इन इश्यूज को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा एविडेंस दिया जाता है। एविडेंस हमेशा इश्यूज पर आता है, यही आपको साबित या नासाबित करने होंगे, और एविडेंस भी आ गया, उसके बाद में आपका जजमेंट की बारी आती है। तो एविडेंस एक्ट का रोल कहाँ स्टार्ट होता है? थर्ड स्टेज पे। पहला स्टेज प्लीडिंग्स का, सेकंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, थर्ड प्रूव या डिस्प्रूव द इश्यूज बाय द एविडेंस, एंड नेक्स्ट द जजमेंट। सिमिलर बिल्कुल यहाँ पे भी है। यदि आप बात करें, पहली स्टेज होती है साहब, या तो FIR होगा मैटर में, या फिर कंप्लेंट होगा, और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसके बाद चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद या तो डिस्चार्ज करेगा, और यदि डिस्चार्ज नहीं करता तो बारी आती है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की। इज दैट क्लियर? सेकंड स्टेज इज द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। जो पहली स्टेज हमने सिविल में प्लीडिंग्स वाली पढ़ी, वहाँ पूरी इस तरीके की प्रोसीजर होती है कि या तो मैटर में FIR हुआ या कंप्लेंट हुआ,
एफआईआर हुआ तो आईओ ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। यदि कंप्लेंट हुआ तो मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की और उसके बाद कॉग्निजेंस की बारी आती है। एफआईआर हुआ तो इन्वेस्टिगेशन पर या तो चार्जशीट के रूप में या फाइनल रिपोर्ट के रूप में पुलिस रिपोर्ट आएगी, और जहां कंप्लेंट हुआ है वहाँ मजिस्ट्रेट 202 आप देखते हैं, और उसके बाद 204 में प्रोसेस जारी कर देता है कॉग्निजेंस लेने के बाद में। उसके बाद या तो सीधे डिस्चार्ज करता है, और यदि डिस्चार्ज नहीं करता है तो चार्ज फ्रेम करता है। तो यहाँ पर अब इन चार्जेस को प्रूव करने के लिए बारी आती है एविडेंस की। प्रोसिक्यूशन इन्हें प्रूव करेगा, और यदि प्रूव कर देता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है डिफेंस पे कि वो इसे डिसप्रूव करे, और यदि वो नहीं कर पाता तो वह सफल हो जाता है और रिजल्ट होता है कन्विक्शन। तो नेक्स्ट बारी आ जाती है जजमेंट की। तो यहां हमने देखा कि चाहे मामला सिविल कार्यवाही थी या फिर दंडिक कार्रवाई थी, दोनों ही कार्रवाइयों में एविडेंस एक्ट जो कि एक प्रोसीजरल लॉ है उसकी बारी आती है हमेशा थर्ड स्टेज पे, और ये आपको हमेशा याद रखना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो चीज़ें आपको समझाने की थी, जहाँ फोकस करना था कि साहब यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दो तरीके के कानून, हमारे देशज कानून, हमारे म्युनिसिपल लॉज दो तरीके के होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। उन दोनों के भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन, एक का सिविल का सब्सटेंटिव, सिविल का प्रोसीजर, क्रिमिनल का सब्सटेंटिव, क्रिमिनल का प्रोसीजर, और एक प्रोसीजर लॉ हमारे पास और होता है जिसे हम कहते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसकी बारी हमेशा किसी भी प्रोसीडिंग्स में थर्ड स्टेज पर आती है। तो आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, एक नए लेक्चर के साथ में, कुछ नई रोचक धाराओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।